आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन हम आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। आइए, आज का पहला प्रमुख समाचार है कि जो ये प्रमुख समाचार है आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी जयंती 27 जून 2021 को बंकिम चंद्र चटर्जी की 183वीं जयंती मनाई गई। वे महान उपन्यासकार और कवि होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। अक्सर साहित्य सम्राट के रूप में संबोधित बंकिम चटर्जी ने 13 उपन्यास और कई अन्य ऐसी रचनाएं की हैं जिन्होंने बंगाल में साहित्य पुनर्जागरण की दिशा में योगदान दिया है। ये महत्वपूर्ण खबर है और ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी है कि इनकी जो जयंती मनाई जा रही है वो 183वीं जयंती है। 183वीं जयंती है और वे महान उपन्यासकार थे, लेखक थे, कवि थे। उन्होंने बहुत ही प्रकार की रचनाएं लिखी और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। इनका जन्म पूछा जा सकता है कि जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म बंगाल में हुआ। जन्म बंगाल में, ये सिद्ध प्रश्न हो सकता है। और इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो कि मैं आपको एक महत्वपूर्ण ट्रिक से करा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बनाई गई है। उस ट्रिक का नाम है आनंद बा दुर्गेश कवि हैं। ये है तो इसमें साइलेंट रहेगा। आनंद का मतलब है आनंद मठ। इस आनंद का मतलब है आनंद मठ। आनंद मठ की जो रचना की वो आपने बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। और बा का मतलब है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम की जो रचना की वो भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। और एक इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और का से है कपाल कपाल कुंडला, बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। और एक बी से मतलब है विष वृक्ष। ये वो रचनाएं हैं, वो आपकी किताबें हैं, पुस्तकें हैं जो परीक्षा में आए दिन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आई हैं। इसे ढंग से याद करना है। आनंद बा दुर्गेश कवि हैं। आनंद मठ की रचना आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। दुर्गेश नंदिनी की जो रचना है वो आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। बा से वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। का से कपाल कुंडला की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। और बी से विष वृक्ष की रचना आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। और इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है? हाँ, कई बार आपके कंपटीशन में आया है कि इनका जो राष्ट्रीय जो गीत है वो कितने समय में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान के बारे में तो पता होगा। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो कितने समय में गाया जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर है 65 सेकंड। 65 सेकंड का माने होता है 1 मिनट 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। यदि इसी के आधार पर पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। और ये जो राष्ट्रीय गीत है इसे प्रथम बार कब गाया गया? प्रथम बार तो आपका प्रथम बार गाया गया था 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में।
और ये कहाँ गाया गया? इसका आपका उत्तर होगा, यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ गाया गया, तो कलकत्ता में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या हो सकता है? अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान कब गाया गया, ये भी प्रश्न बन सकता है ना। राष्ट्रीय गान कब गाया गया? तो आपका ये होगा 1911 में गाया गया। गाया गया ये भी कलकत्ता में था, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में ये गाया गया था। हाँ, और इसमें संबंधित कई प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रीय गान जब गाया जाता है तो उसका एक झंडा फहराया जाता है। उस झंडे में तीन रंग होते हैं। सबसे ऊपर रंग जो होता है वो केसरिया होता है, बीच में सफेद होता है, सबसे नीचे हरा होता है। इस तरीके की मैंने पीछे भी कई बार चर्चा की है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है, अर्थात शहीद का प्रतीक होता है। और सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। बीच में एक चक्र बना होता है और उस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। और ये कई बार कंपटीशन में आया है कि राष्ट्र जो आपका झंडा है, वो झंडे में जो बीच में चक्र बना है उसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। उस चक्र का रंग कैसा है? नीला है। और उस चक्र का प्रतीक क्या है, वो क्या दर्शाता है? उसका प्रतीक है प्रगति की तरफ बढ़ना, उन्नति की तरफ बढ़ना, तरक्की की तरफ बढ़ना, सर्वोच्चता की तरफ बढ़ना, ये उसमें दर्शाया गया है। और इससे संबंधित क्या क्या हो सकता है? हाँ, एक बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से जान लेनी है कि कई बार ये जरूर पूछा जा सकता है या आपके माइंड में निश्चित होना चाहिए कि राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत में अंतर क्या है। राष्ट्रीय जो गीत होता है, राष्ट्रीय जो गान होता है, वो राष्ट्रीय महत्व के अवसर पर गाया जाता है। और राष्ट्रीय गीत जो होता है वो राष्ट्रीय महत्व के जो त्योहार होते हैं उन पर गाया जाना अनिवार्य नहीं है। ये महत्वपूर्ण आपकी तैयारी है इसमें। और इसी से संबंधित आपके अन्य प्रश्न आ सकते हैं। 183 जयंती है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाई गई है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि शुरू हुआ काला सागर सैन्य अभ्यास। कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? रूस द्वारा रद्द करने के आह्वान के बावजूद यूक्रेन और अमेरिका ने 28 जून 2021 को काला सागर और दक्षिण यूक्रेन में 30 से अधिक देशों को शामिल करते हुए एक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। सी ब्रिज नाम है, सी ब्रिज 2021 2 सप्ताह तक चलेगा। और इसमें नाटो और अन्य सहयोगियों के लगभग 5,000 सैन्यकर्मी होंगे, लगभग 30 जहाज होंगे और 40 विमान शामिल होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। और सी ब्रिज को 2021 को आपको रखना है याद कि कहाँ शुरू हुआ, काला सागर में हुआ। आइए आपसे इससे संबंधित ये अभ्यास है, ये अभ्यास चल रहा है। प्रत्येक नाटो देश में, नाटो के जो है वो आपको 30 देश उसमें शामिल होते हैं, ये बताया गया है आपको। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि तरह तरह की नीतियां अपनाई जाती हैं, तरह तरह के अवसर अपनाए जाते हैं, तरह तरीके के शोध अपनाए जाते हैं। और ये सैन्य अभ्यास जो होते हैं, सैन्य अभ्यास से संबंधित और भी प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को आप किस तरीके से डील करेंगे? जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार ये किन किन देशों के बीच मनाया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है, भारत और अमेरिका के बीच। भारत अमेरिका। और क्या हो सकता है? और आपका हो सकता है ऑपरेशन सरदहबा, बहुत चर्चा में रहा था। ऑपरेशन सरदहबा, सरदहबा ये किसके द्वारा मनाया गया था? ये आपके बीएसएफ द्वारा मनाया गया था। ये आपको याद रखना है। और क्या हो सकता है? एक हो सकता है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट ये बहुत डेजर्ट नाइट मतलब 2021 ये भारत और फ्रांस के बीच में मनाया गया। भारत और फ्रांस के बीच, ये आपको याद रखना है। और क्या क्या हो सकता है? एक बहुत प्रसिद्ध है कवच सैन्य अभ्यास। ये कई बार एग्जाम में आया है 2021 में।
और आने की पूर्ण संभावना और भी है। भारतीय सेना द्वारा ये मनाया जाता है, किसी देश के लिए नहीं, भारतीय सेना द्वारा। एक है, उसका नाम है युद्ध अभ्यास 2021। ये काफी चर्चा में है। 2021 ये किसके बीच मनाया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच मनाया जाता है। ये इस प्रश्न से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इन्हें आप ढंग के साथ स्मरण रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। दिसंबर में होगा गगनयान का पहला मानव रहित मिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण, दिसंबर में होगा। इसरो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान के हिस्से के रूप में दिसंबर 2021 में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारतीय प्रक्षेपण यान पर मनुष्य को पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर में होगा गगनयान का पहला, यानी आपको पहली बात आए, मैंने कई बार बताया पहला तो, और मानव रहित, पहला भी है और मानव रहित भी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसरो से संबंधित और आपके क्या प्रश्न बन सकते हैं? इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न हो सकता है। मुख्यालय तो ये आपका बंगलौर में है, बंगलुरु भी कहते हैं। और ये बंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में है। एक प्रश्न ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? स्थापना कब हुई, ये भी प्रश्न आ सकता है कि स्थापना कब हुई। 15 अगस्त थी और 1969 थी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। अच्छा, ये भी आ सकता है, भारत का पहला जो उपग्रह था, पहला उपग्रह का नाम क्या है, ये आ सकता है। तो आपका ये आर्यभट्ट है, बहुत बार आया। आर्यभट्ट की जो, मतलब आर्यभट्ट जो पहला उपग्रह था वो कब लॉन्च हुआ, तो उसकी तारीख हो सकती है आपकी 19 अप्रैल 1975 हो सकती है। ये प्रश्न भी आ सकता है। और क्या हो सकता है आपका? हाँ, जब पहला था तो दूसरा उपग्रह भी आ सकता है, कि दूसरा उपग्रह कब लॉन्च हुआ, तो आपका 1979 में लॉन्च हुआ। और क्या हो सकता है? हाँ, एक बात और बार बार पूछी जाती है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है इसरो का। तो आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी मानव जाति है, उसकी सेवा है, सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये बात आ सकती है। अच्छा, और भी क्या हो सकता है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? बहुत चर्चा में रहे थे, के सिवान। और क्या हो सकता है? इसरो का पूरा नाम क्या है, ये भी बात हो सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये इसका पूरा नाम है। ये इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें गंभीरता पूर्वक आप स्मरण कीजिए। आगे अगला देखते हैं। दीपिका कुमारी ने जीते 3 स्वर्ण पदक। दीपिका कुमारी यानी तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने 27 जून 2021 को महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में रूस की एलेना ओसिपोवा को 6-0 से हराया। उन्होंने पेरिस में विश्व कप स्टेज थर्ड में एक दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की। हैट्रिक वे मिश्रित रिकर्व इवेंट और स्वर्ण पदक विजेता महिला रिकर्व टीम का भी हिस्सा थीं। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे आप याद रखिए कि दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। देखिए अंतिम प्रश्न है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ गया, मगर कितना बड़ा ये देखना है। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का
कार्यकाल 1 साल और बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया है। 2020 में उनका कार्यकाल पहले ही 1 साल बढ़ा दिया गया था। वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। करंट के द्वारा हम आपको संविधान की जानकारी भी देते हैं। तो अब ये अटॉर्नी जनरल होता क्या है, इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महान्यायवादी। अब महान्यायवादी करता क्या है, ये बात आ सकती है। तो ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। कानूनी सलाहकार। अच्छा, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार तो होता है, मगर ये और क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय का ये प्रमुख, सर्वोच्च न्यायालय में भी ये अपनी जो वो इसकी सलाह है वो दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भी सलाह दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ये भी आप ध्यान रखें, ये प्रश्न भी हो सकता है। अच्छा, ये सलाह देता है, कानूनी सलाहकार है, वो कौन सा कानून है, कौन सा संविधान की धारा है, कौन सा संविधान का आर्टिकल है जिसके तहत ये देता है? तो इसका जो उल्लेख होता है वो आपका अनुच्छेद 76 में होता है। 76। और अनुच्छेद 76 के द्वारा ही उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये भी आपको रखना है ध्यान। और क्या हो सकता है आपके इससे संबंधित? हाँ, एक बात और है, ये संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा, राज्यसभा, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। भाग मगर ले तो सकता है, मगर उसमें वोटिंग नहीं कर सकता। वोट किसी को नहीं दे सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। ये आपका कंसेप्ट है। और क्या हो सकता है? हाँ, संसद की जो संयुक्त बैठक में भाग लेता है वो ये अनुच्छेद 88 के तहत लेता है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत ये भी कई बार आया है। मगर इस समय तो के वेणुगोपाल हैं, मगर प्रथम जो आपके महान्यायवादी थे वो कौन थे? ये भी कई बार प्रश्न आया था, MC शीतलवाड़। इसको भी आप याद रखें। ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इसको देखिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।